साथियों, सबको नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कुछ ही सप्ताहों में, कुछ ही दिनों में आपने हमारे YouTube चैनल श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ की ऑनलाइन क्लासेस को 1000 से अधिक सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने और पसंद करने के लिए आपको खूब खूब मंगल कामनाएं, अगणित शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा मेहनत को आपने सराहा है और हमें उम्मीद है कि आपके लिए हम बहुत अच्छी क्लासेज, अच्छा मैटर लेके आएंगे और हम दोनों साथ में चलकर लक्ष्य को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलो दोस्तों, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की इतिहास की क्लास में जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता। पहला बिंदु के अंतर्गत प्रमुख पुरास्थलों की चर्चा कर रहे थे और प्रमुख पुरास्थलों की चर्चा में सबसे पहले आपने हड़प्पा पढ़ा, दूसरा मोहनजोदड़ो, उसी क्रम में पाकिस्तान का तीसरा चनूदड़ो। फिर भारत में आए तो भारत में सबसे पहले आपने कालीबंगा पढ़ा जो राजस्थान का प्रमुख पुरास्थल है। उसके बाद गुजरात की ओर हम प्रवेश करने वाले हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाह रहा था कि कालीबंगा के जो पुरावशेष थे वो देखने में कैसे हैं, इसी कड़ी के साथ जोड़ते हुए आज का दूसरा पुरास्थल बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, गुजरात और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम क्षेत्र विस्तारित था। यहाँ पर बस्तियां कच्ची रही हो, लेकिन लंबे समय तक कालीबंगा हो चाहे गुजरात हो, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरी से लोग थे उससे पहले भी यहाँ लोग बसे हुए थे और वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हो जाने के बाद भी यहाँ लोग बसे हुए रहे, क्योंकि जो विकसित लोग थे वो जाकर सिंध के आसपास बस गए थे। बाकी इनकी प्राचीन बस्तियां जो है यहीं देखने को मिलती है और वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर उसके उत्तर काल में भी बस्तियां मौजूद थी। आइए उसी क्रम में देखते हैं कि हम राजस्थान का जो कालीबंगा था, उस कालीबंगा के जो पुरावशेष थे, मैंने बताया था कि आपको कि कैसे ऐसे दिखते हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए देखें कि दोस्तों ये जो कालीबंगा के जो चित्रावली है, इसमें बात आती है कि कालीबंगा का क्षेत्र कैसे दिखता है। तो नक्शाकारों ने जो डिजाइन बनाई है, वास्तुकारों ने, वो ये थी कि ये जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है कालीबंगा का, ये नगर क्षेत्र है और ये जो है वो कौन सा टीला, दुर्ग टीला है। अब दुर्ग टीले में जो सामग्री हमें मिली है, यज्ञ वेदिकाएं, पुरोहित आवास, वो ये टीला है और उसके बाद जो हम बात करते हैं वो नगर टीला है। नगर टीले और जो दुर्ग टीले थे वो दोनों कौन सी सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे दोस्तों? वो दोनों जो हैं आपकी कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। इसी प्रकार देखें तो विद्वानों ने जब दुर्ग टीले से नगर टीले की ओर प्रवेश किया तो वहां क्या सामग्री मिली? जुताई किया हुआ खेत प्राप्त हुआ है। दोस्तों देखो, इसमें हल्की रेखाएं जो थी वो हल्की रेखाओं के द्वारा उसको जोता गया है। प्रारंभ में ये बताया था कि कालीबंगा जो है सिंधी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों, ये पुरातत्वविदों को आग में पकाई हुई ऐसी चूड़ियां मिली हैं जो उस समय काले रंग से प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा। आगे चलें, नगर नियोजन में कालीबंगा में है दोस्तों, वहां पर बहुमंजिली इमारत भी प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों के मकान थे। बहुमंजिली मिलने का प्रमाण यह है कि ये दोस्तों सीढ़ीदार जो मकान मिलते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर के मंजिल भी मकान उन्होंने बनाए थे। इसी प्रकार यहाँ पर जो समाधान के जो साक्ष्य थे, समाधान का मतलब है अंतिम संस्कार के जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें जो प्रक्रिया 3 प्रकार की चलती थी, उसको देखकर यह बताया चलता है कि इस मकानों में भी जो है समाधान प्राप्त हुए हैं और एक और मकानों के अंदर भी हर एक प्रत्येक घर से आपको जलाशय के लिए कुआं प्राप्त हुआ है, जल की आपूर्ति के लिए। वो दोस्तों एक घर में कुआं दर्शाए गए हैं। कुएं को भी कच्ची ईंट से जो है बांधा गया है और बाहर जो नालियां निकलती है, उस नालियों को, यहाँ का जो पानी है दोस्तों, वो लकड़ी की नाली से जोड़ा गया है। एकमात्र लकड़ी की नाली का पुरास्थल कौन सा होगा दोस्तों? कालीबंगा कहलाएगा। वहां से जो अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे काली चूड़ी है या बाणाग्र है, ये आपके दोस्तों क्या हुआ? फरसे हो गए, कुल्हाड़ी हो गई, ये सारे उपकरण जो हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? कालीबंगा से। इस कालीबंगा के पुरावशेषों की चर्चा करते हुए आगे का स्थल में आपके सामने ले चलता हूं। वो गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात में भी एक से बढ़कर एक सामग्री हमें मिलती हैं और उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं
कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन सा स्थल आएगा दोस्तों, और सबसे प्रमुख पूरा स्थल है गुजरात का, वो है दोस्तों लोथल। लोथल जो कि पहले से मैं बता चुका हूं कि ये कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। समुद्र के जो जहां पर भोगवा नदी और समुद्र का मिलन केंद्र है उस किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि समुद्र के किनारे एक बंदरगाह के रूप में है, एक दूसरा ये जो पानी के यहाँ पर आने जाने नावों के जहाज के रुकने का जो स्थान है ये दोस्तों मानव निर्मित संरचना है। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और व्यापारिक नगर होने के कारण इनके जो भंडार गृह और इनकी जो बस्तियां बसी हुई थी वो आपको सामने बताई गई है। समुद्र का किनारा था, व्यापारिक पूरा स्थल भी था। दो प्रमुख बंदरगाह आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। एक जो मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, सुक्ता गैंडोर जो बलूचिस्तान में है, और एक भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में जो भारत के पश्चिम में है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्व में है वो स्थल कौन सा है दोस्तों, लोथल। अब इस लोथल के बारे में आगे विस्तार से चर्चा बताऊं कि सबसे पहले इसकी बात पढ़ेंगे स्थिति के बारे में। स्थिति में कि ये लोथल कहाँ बसा हुआ है उसके बारे में प्रश्न अगर आपसे पूछे तो ये गुजरात के क्षेत्र में चले जाएं। और गुजरात के क्षेत्र में देखें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है कि गुजरात प्रांत में अहमदाबाद के पास सरगल जो गांव है, जो अभी भी नाम आता है, उस सरगल गांव में भी नदी जहाँ निकलती है भोगवा नदी, और ये जो सरगल गांव है इसके किनारे बंदरगाह के रूप में बसा हुआ है। अभी वर्तमान में यहाँ पर मिलता है। नक्शे में देखें तो आप जिसे लोथल ये वाला जो स्थल है बिल्कुल समुद्र के किनारे है, ये यहाँ पर भोगवा नदी के मिलन का केंद्र है, जो कि दक्षिण में महाराष्ट्र का लास्ट स्थान आएगा दायमाबाद। दायमाबाद से ऊपर में ये लोथल स्थित था। और इस लोथल बंदरगाह की कई विशेषताएं हैं जो आगे हम बताएंगे। सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं इससे पहले आगे की कड़ी में कि इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन थे। खोज और उत्खननकर्ता की बात आती है तो 1954 में जो स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में खोजा गया स्थल जो है दोस्तों कालीबंगा है, और उसी समय खोजा गया गुजरात का स्थल कौन सा है, लोथल है। इसी के समकालीन है, क्योंकि बंटवारा हो जाने के पश्चात पाकिस्तान को गर्व था कि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है, उसके अवशेष हमारे प्राचीन हैं। इसी आधार पर भारत सरकार ने उत्खनन का क्रम देश आजाद होने के तुरंत बाद शुरू किया था, और उसमें उससे संबंधित स्थल खोजा गया कालीबंगा। उसी क्रम में लोथल भी खोजा गया 1954 में, और उस खोजकर्ता का नाम है दोस्तों SR राव। इन्होंने इस स्थल की खोज की और उत्खनन भी जो है कुछ समय बाद 1955 से लेकर 62 तक लगातार उत्खनन करवाया है। आगे चले दोस्तों कि इस उत्खनन में प्रमुख पुरा सामग्री क्या मिली है। प्रमुख पुरा सामग्री में बात आते हैं तो यहाँ पर 5 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त है। 5 सांस्कृतिक स्तर का मैंने ये पहले बताया था कि आप ध्यान में रखना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता जब बसी थी और सिंधु घाटी सभ्यता के आपको विकसित नगर यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राप्त होते जो पाकिस्तान में है, लेकिन ये कहाँ अचानक आकर तो निवास नहीं करने लगे। इससे पूर्व जो पाषाणिक बस्तियां थी, ताम्र पाषाणिक जो बस्तियां थी, वो धीरे धीरे जाकर वहां पर इकट्ठे एक नगर के रूप में नियोजित रूप से बस गई थी। तो ये विकसित नगर तो यहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पूर्व प्राचीन बस्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इससे पहले मान लो कि ये 2500 साल पुराना स्तर है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये लोथल अगर 3000 साल पुराना है या 3500 साल पुराना है या 4000 साल पुराना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे करते यहाँ पर भी 5 सांस्कृतिक क्रमों का पता चलता है, जो कि नीचे से पुराना है ऊपर में नया होता जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग स्थल से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। ये लोथल और आपके कालीबंगा से समान सांस्कृतिक क्रम पता चलते हैं। आगे चले दोस्तों कि इसमें और क्या पुरा सामग्री मिली है। दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार या प्राचीर से घिरे हुए थे, क्योंकि दोस्तों ये नगर बहुत बड़ा नहीं था। ये जो नगर है बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि जो बंदरगाह है वहां पर ज्यादा स्पेस नहीं होने के कारण, व्यापारिक स्थल होने के कारण, जैसे ये नगर बसा हुआ है और ये दुर्ग बसा हुआ है, अब ये दोनों जो है वो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए मिलते हैं। पास पास में होने के कारण और छोटा होने के कारण ये एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे मिलते हैं। आगे चले दोस्तों
कि यहाँ से और क्या सामग्री मिली है, तो उसमें है दुर्ग क्षेत्र में शासकों का आवास था। सामान्य रूप से पहले भी ये क्रम चला आ रहा है। आगे चले तो यहाँ पर स्नानघर और नालियां प्राप्त हुई। स्नानघर होगा तो पानी निकासी के लिए नालियां जरूर बनी होगी। अन्न का भंडार, जैसे कि क्या नाम बंदरगाह है, और अन्न भंडार या कई सामग्री जो है स्टोरेज करने के लिए जो भंडार हैं वो मिलेंगे। फिर नगर क्षेत्र में चलें तो नगर क्षेत्र का जो उत्खनन कराया गया तो वहां से क्या क्या सामग्री मिली है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री जो होती है, अगर आपको गुजरात या लोथल से प्रश्न पूछे तो ये इसी के बारे में पूछ सकता है। और ये क्या है दोस्तों, गोदीवाड़ा, या अंग्रेजी में से बोलते हैं डाक यार्ड। दोस्तों इसके चित्र में भी, अगले चित्र में भी आ रहा है दोस्तों कि डाक यार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जहां पर पानी में समुद्र के मार्ग से अगर जहाज आता है और जहाज जहां स्टे रहता है, जहां पर उसे सुरक्षित खड़ा रख सकते हैं, ऐसी जो पेंदे युक्त, गहराई से पेंदे युक्त स्थान को डाक यार्ड बोलते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि इस चित्र में जो डाक यार्ड बना हुआ है वो ये है कि यहाँ पर जो ये पानी का किनारा है, इस पानी के किनारे में जहाज आके रुकता है। जैसे यहाँ पर ऊपर के चित्र में ये जहाज रुका हुआ है तो ये समुद्र से मिला हुआ है, लेकिन अब ये मानव निर्मित कैसे है, ये सबसे बड़ा कैसे है, तो यहाँ पर ये दोस्तों कि इसके पेंदे की जमीन को हटाकर यहाँ पर किनारे पर जो है पक्की ईंटों की जो दीवारें बनाई गई है, ये संरचना मानव निर्मित है। एक प्रश्न याद रखना यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी संरचना क्या है, तो वो है दोस्तों डाक यार्ड। इतनी लंबी चौड़ी जो संरचना है वो मानव के द्वारा निर्मित। दूसरी बड़ी संरचना पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो है हड़प्पा का अन्न का भंडार। दोस्तों ये दो चीजें आपको याद रखनी जो प्रश्न में बहुत आए पूछे गए हैं। आगे और चले कि यहाँ लोथल से और क्या सामग्री प्राप्त हुई है, तो उस क्षेत्र में आपको छोटी छोटी सामग्री जो ज्यादा प्रचलित है उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। जैसे चारों सड़कों पर बना हुआ बाजार, जयपुर है, जैसे वहां पर छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ हर सड़क पे चले जाओ तो एक जैसे बाजार दिखते हैं, ऐसे बाजारों की संरचना हमें लोथल में देखने को मिलती है। इसी प्रकार तांबे और शंख का क्या मिला है दोस्तों, कारखाना। शंख जो कि समुद्र के किनारे होने के कारण शंख और शिल्पियों का कारोबार होता है, और तांबे में टीन मिलाकर औजार बनाने का जो है कारखाना प्राप्त हुआ है। पैमाना, स्केल, पटरी, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको 3 पैमाने याद रखने हैं। पहला मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में, जो किसका बना था दोस्तों, शंख या सीप का बना हुआ था। शंख और सीप का कारखाना यहाँ पर है, लेकिन पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको, मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार हम कालीबंगा में गए थे तो कालीबंगा में मिट्टी और मिट्टी से बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। यहां से पैमाना अगर पूछा जा रहा है तो किसका है दोस्तों, हाथी दांत का बना हुआ पैमाना। एक और आपके मन में भ्रम आ रहा है, हाथी दांत, हाथी का कपाल खंड, हाथी का स्केल। इससे संबंधित जो आपके कंफ्यूजन है, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 स्केल मिले हैं, तीनों स्केल के बारे में आपको बताया गया। पैमाना कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। पहले मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से जो स्केल मिला था वो किसका मिला है, शंख का बना हुआ। क्लियर। दूसरा जो स्केल मिला है वो मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा जो स्केल मिला है वो किसका मिला है दोस्तों, मिट्टी का मिला। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरी बात होती है लोथल। लोथल से जो आपको जो पैमाना मिलता है वो किसका है दोस्तों, आपका हाथी दांत का, हाथी दांत का स्केल। अब यहाँ पर बात आती है कि स्केल तीनों जगह से अलग अलग प्रकार से मिले हैं। हाथी दांत की बात आती है, हाथी की बात आती है, तो मोहनजोदड़ो से हाथी की बात आती है। तो यहाँ से मैंने बताया था पूरा हाथी का कपाल खंड, क्या बताया दोस्तों, हाथी का कपाल खंड जो कि भेजा होता है, ये यहाँ से प्राप्त होता है। इससे मिलता जुलता कालीबंगा से हाथी का एक पूरा क्या मिला है दोस्तों, दांत मिला है, हाथी का पूरा दांत मिला है। इसी प्रकार लोथल से अगर पूछे तो हाथी का क्या मिला है दोस्तों, स्केल मिला है। इसी तरह ये आपसे प्रश्न पूछे कि हाथी का कपाल खंड के बारे में भी ध्यान रखना है, और आपको हाथी से बना हाथी या हाथी दांत से बना हुआ स्केल के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चले दोस्तों कि लोथल से और क्या आप मिलती हैं,
नाव के आकार की 2 मोहरें, मोहरा सिलटप्पे, जो कि नाव के आकार की जो है वो मोहरें प्राप्त हुई, जो पत्थर या सिलगेड़ी पत्थर की बनी थी। फारस की काड़ी की मोहर जो कि बेलनाकार है, बेलनाकार मोहर हमें कालीबंगा से भी मिलती है। बेलन का मतलब होता है कि जैसे आपका बेलन बना होता है, उस बेलन के आकार की मोहर यहाँ से भी मिली है और कालीबंगा से भी मिली है। कालीबंगा से जो मिली है उस पर बाघ का चित्र है और यहाँ पर जो है फारस की खाड़ी के चित्र मिलते हैं। आगे चलें दोस्तों, क्या पूरा सामग्री लोथल से मिली है? उसमें आता है मम्मी का मॉडल। मम्मी मतलब शव को सुरक्षित रखने का प्रमाण, ताबूत या जैसे शव को सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसे जो मम्मी का जो है मॉडल कहाँ से मिला है? वो है लोथल से। तांबे का बना पक्षी और कुत्ता, तांबे का बना हुआ, क्योंकि तांबे और तांबे में टीन मिलाते थे तो कैसा बनता था, लेकिन जो तांबा होता है उसका बना हुआ पक्षी, तोता और कुत्ता जो प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से बताना। आगे चलें, अन्न के पीसने के पाट, पाट का कहो चाहे यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है चक्की, अन्न पीसने की चक्की। चक्की का मतलब वो ये नहीं मतलब कि जो आज की इलेक्ट्रॉनिक चक्की, वो नहीं, पहले जो प्राचीन समय में जो हाथ से पीसने की जो गट्टियाँ आती थी वो पाट जो है यहाँ से मिले हैं। इसका मतलब है कि अन्न के अनाज पीसने की चक्कियाँ प्रचलित थी। आगे चलें, क्या सामग्री मिली है? तो उसमें आती है दोस्तों नगर क्षेत्र में अग्नि वेदिकाएं। यहाँ से भी बहुत आयत प्रश्न बनता है। अग्नि वेदिकाएं सर आपने कालीबंगा में भी बताई थी, बिल्कुल बताई थी। अग्नि वेदिकाएं, वहां पर अग्नि वेदिकाओं में राख और राख में से पशुओं की हड्डियां मिली है, तो पशुपालन का पहला प्रमाण भी मैंने बताया था कालीबंगा से। यहाँ से भी वैसे ही समानांतर यहाँ पर यज्ञ वेदिकाएं मिली, लेकिन पशु बलि का प्रमाण नहीं है। यज्ञ वेदिकाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। बटन के आकार की मोहर, मोहर गोलाकार, गोलाकार जो मोहर है, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर मात्र जैसे कालीबंगा से मिली है, तो बटन के आकार की मोहर कहाँ से है? तो लोथल से है। दिशा मापक यंत्र, दोस्तों समुद्र है कि व्यापारिक स्थल है, दूरस्थ समुद्री यात्राएं करना पड़ता है, समुद्रों में जो है दिशा नापने का दिग्दर्शन यंत्र जो है वो एकमात्र कहाँ से मिलता है? लोथल से। आगे पैमाना, पटरिया, पैमाने का मतलब होता है कि आपको कई अनुपात में पैमाने जो कि बिल्कुल साफ बना हुआ था, जैसे आपके मानचित्र होते हैं, मानचित्र के बगल में जो एक पैमाना बना होता है वैसा का वैसा पैमाना बना हुआ जो है लोथल से मिला। साहुल, साहुल जो है वो आर्किटेक्चर कारीगर लोग जब अपनी चिनाई करते हैं तब रखते हैं। धागे में नीचे से जो वजनदार जो है तिकोना वो लटका देते हैं और फिर उसका जो बैलेंस जो है उस बैलेंस को देखने का काम होता है वो होता है साहुल। वो साहुल भी कहाँ से मिलता है? तो लोथल से। आगे आता है बाट। बाट जो है दोस्तों इसका मतलब है कि जरूर है बाट जो है आपके तोलने के काम आता है, और तोलने के काम आता है तो विभिन्न अनुपात में भी बाट होंगे। ये नेट में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि इनका जो है अनुपात कितना है, तो अनुपात आपको बताना है 16 के गुणज में। 16 के अनुपात में या गुणज में यहाँ के बाट का अनुपात मिलता है 16 आना, 4 आना, 12 आना, 16 आना। इस तरह से जो है बाट का भी अनुपात था कि उस क्रम में घटते या बढ़ते हुए क्रम में हमें बाट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बाट है तो तराजू भी जरूर मिली होगी, वो आगे आएगा दोस्तों। तराजू के पलड़े, तराजू की तोलने की डंडी जो शीशम की बनी होती थी वो डंडी भी मिली है, तराजू के पलड़े भी मिले हैं और बाट भी मिले हैं। आगे चले, चावल की भूसी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया, 2-3 बार पूछ लिया गया कि उत्तम क्वालिटी के चावल या सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखो चावल का जो मैंने प्रश्न बनता है, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जाएंगे तो भी चावल का प्रमाण पूछेगा, और आप सिंधु घाटी सभ्यता से अगर प्रश्न पढ़ते हैं तो चावल का पहला प्रमाण आता है। मैंने ये बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है 2500 साल पहले, ईसा से पहले, ये ईसा का जन्म यहाँ से मान लूं, और वहां से 2500 साल पहले, तो इससे पहले कौन सा था? ताम्रपाषाण काल,
और ताम्र पाषाण काल जो शुरू होता है वो कब से है? 4000 ईसा पूर्व से होता है। लेकिन इससे भी पहले जो काल आता है वो कौन सा था? पाषाण काल। और पाषाण काल का लास्ट स्टेज क्या होती है? नव पाषाण काल। अब जब ये नव पाषाण काल है तो इस नव पाषाण काल में भारत में जो है सबसे पहले कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में सबसे पहले कृषि की जानकारी कब है? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में कृषि कहाँ होती थी? तो वो कृषि का सबसे पहला प्रमाण जो आपको बताया था दोस्तों, याद हो तो सबसे पहला जो पाकिस्तान में स्थान है बलूचिस्तान, और उस बलूचिस्तान में भी कौन सा स्थान है जहां से गेहूं का पहला प्रमाण मिला? तो वो स्थान है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं का प्रमाण मिला। तो उसी का समकालीन जो है चावल का प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? तो वो है दोस्तों कोल्डी हवा से, जो कि यूपी का स्थान है। ये कौन से स्थान की कह रहा हूं मैं? नवपाषाण का। जबकि आज हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की। इसका मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस समय जो है सबसे पहले चावल का प्रमाण कहां से मिलता है? तो दक्षिण भारत में गुजरात से। एक और बात आप सामान्य रूप से याद रख सकते हैं, एक प्रश्न आएगा आपके कि उत्तम क्वालिटी के गेहूं और उत्तम क्वालिटी के आपके आएंगे चावल। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे अनाज से संबंधित अगर आप प्रश्न पूछे आपसे तो आपको दो प्रश्न पूछ सकता है, एक तो चावल से संबंधित और एक गेहूं से संबंधित। सब ये जो मान लो ये आपका लोथल है, लोथल से क्या मिला है आपको? सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चावल। इसी प्रकार ये आपका आगे आने वाला है हरियाणा। हरियाणा में बनवाली स्थान आएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सबसे उत्तम क्वालिटी के गेहूं और जौ मिलेगा। गेहूं और जौ। अब आपको याद कैसे रखेंगे कि कहाँ से गेहूं है कहाँ से जौ है? आगे जैसे मैं बनवाली पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर जो है उत्तम क्वालिटी के गेहूं या क्या नाम हल, जो लकड़ी का बना हुआ हल जो नमूने के रूप में है वो भी मिलेगा। कैसे कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चावल जो है अपने भारत में बहुतायत कहाँ खाया जाता है? दक्षिण भारत में। कहाँ खाया जाता है? दक्षिण भारत में। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चावल कहाँ से मिला है? दक्षिणी केंद्र से। और दक्षिणी केंद्र कौन सा है? लोथल। और भारत में बहुतायत गेहूं का उत्पादन और खाया कहाँ जाता है? उत्तरी भारत में। तो उत्तरी भारत में केंद्र कौन सा आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा का स्थान कौन सा आएगा? बनावली या बनवाली। ठीक है दोस्तों, ये आगे प्रश्न आएगा बनवाली का, आगे मैं बता रहा हूं। लेकिन चावल का बिल्कुल पक्का से याद रखेंगे कहां से मिलता है, तो ये आपको आएगा लोथल गुजरात से। आगे चले कि ये मनोरंजक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन सा? कि ये प्रश्न है दोस्तों कि पंचतंत्र की कथा पर आधारित कौवा और लोमड़ी का चित्र कहां पर मिलता है? और चित्र क्या उन्होंने पेंटिंग करी क्या? कागज पे दीवार पे मिलता है क्या? नहीं मिलता। उनके जो चित्र मिलेंगे दोस्तों मृद भांडों पर मिलेंगे। मृद भांड का मतलब है कि मिट्टी के बने हुए बर्तन थे और उन मिट्टी के बर्तनों पर अलग कलर से, लाल या गेरुआ कलर से ऊपर चित्रण किया गया था, डेकोरेशन किया गया था। लेकिन उस पर जो है वो मृदभांड जो कि ठीकरे होते हैं, उन ठीकरों पर जो है ऐसा चित्र लग रहा है कि नीचे लोमड़ी खड़ी है, ऊपर डाली पर कौवा बैठा हुआ है। ऐसी हमारे विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो कहानी है कौवा लोमड़ी की, वो चित्र दर्शित होता है। तो दोस्तों ये चित्र के बारे में भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ की बात है दोस्तों? लोथल की। आगे चले कि लोथल से क्या मिला है? युगल समाधियां। पहली बार युगल समाधियां का मतलब ये है कि दो व्यक्ति एक साथ मर जाएं, ये क्या ना जरूरी नहीं एक साथ कि दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है तो अकस्मात जो है दो लोग एक साथ नहीं मरते। लेकिन समाधियां मिली है कि युगल समाधि है, या तो जोड़ा हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। क्या इन्होंने एक साथ मृत्यु का वर्ण किया है? क्या नहीं। यहां पर ये बताते हैं पुरातत्वविद कि इस समाधि के द्वारा ये प्रतीत होता है कि ये दोनों इनमें से कोई एक मरा होगा और दूसरे का सती प्रथा के आधार पर उसे दफना दिया गया। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण पुरातात्विक रूप से कहां से मिलता है? तो दोस्तों लोथल से मिलता है। कौन सा? सती प्रथा का। पुरातात्विक का मतलब है कि जो है समाधान के रूप में। आगे चले कि लोथल से और क्या चीजें मिली हैं। लोथल से
आगे जो महत्वपूर्ण सामग्रियां मिलती हैं वो मैं बता देता हूं दोस्तों, कि यहाँ से कि जो आपके छोटा गोलाकार जो है बाट हैं, मुद्राएं हैं, मोहरे हैं, या टाइगर जो शेर, टाइगर या शेर जो है उनके चित्र हैं, वो सब लोथल से प्राप्त होते हैं। अब गुजरात का हम दूसरा स्थल ले रहे हैं जिससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और वो स्थल है दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा की क्या विशेषता है? ये छठा स्थल है। सबसे पहले हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनोदड़ो, चौथा कालीबंगा, पांचवा लोथल और छठा धोलावीरा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं 6। अब उन्हें 6 के बाद जो छठवा जो याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कोई छोटे छोटे स्थल हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगला जो छठवा जो स्थल लेके आ रहा हूँ वो कौन सा है? धोलावीरा। वो भी गुजरात में है। लोकेशन देख लेते हैं, स्थिति देख लेते हैं क्या आता है, इसके पहले अर्थ में भी देखते हैं। गुजरात जो है, स्थिति जो आती है वो गुजरात के कच्छ जिले में है, जैसे कि मानचित्र में भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये आपका उत्तरी गुजरात का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी गुजरात के धोलावीरा इस क्षेत्र में अवस्थित है। चित्र में ये आपको ऊपर में जो खंड बने हुए हैं, ये खंड जो है जलाशयों के कुंड के रूप में बताते हैं, जो इनकी काफी अच्छी संरचना मानी जाती है। आगे चलें, कच्छ जिले में भी कहां पर है ये? कच्छ में भी जहां पर इसके अवशेष प्राप्त होंगे वो देखते हैं दोस्तों। बचाऊ जो क्षेत्र है, जिला है, उसमें भी तालुका, तालुका मतलब है कि हम हिंदी में खादीर कहते हैं, बैठा हुआ स्थल, और जहां पर गुजरात में उसको क्या बोलते हैं? बेट। बेट का मतलब है कि नीचला छीछला स्तर। जैसे क्या होता है कि जो समुद्री किनारा या रेगिस्तान का जो आता है वो समुद्र तल के निकटतम स्थिति में होता है, ऊंची पठार से नीचे वाला स्तर होता है। तो पेट या नीचे पेंदे का भाग जो होता है वो पेट या बेट कहलाता है। उस खादीर स्थान में ये धोलावीरा अवस्थित था। आगे आता है धोलावीरा का अर्थ क्या होता है। धोलावीरा का जो अर्थ की बात आती है दोस्तों, तो उसमें बात बताई गई है कि धोला का अर्थ होता है सफेद, और वीरा का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? कुआं। सफेद कुआं या मीठे पानी के कुएं या जल स्रोत जहां से मिलता है वो स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? धोलावीरा कहलाता है। अगला बिंदु हम लेते हैं इसका, धोलावीरा का खोज एवं उत्खनन। जैसे आपको पता है यहाँ पर गुजरात में 2 स्थल है। अब दोनों स्थलों में जो विद्वान हैं उनके नाम उल्टे उल्टे ही है लगभग जो है। उधर आपको पता था क्या बना था, जो SR राव बताया था, जो कि लोथल का उत्खनन करता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका उल्टा कर दूंगा। समय देखो पहले कि खोज जो हुई है दोस्तों 1967-68 में करने वाला कौन था? JP जोशी। लेकिन आपको याद रखना है उत्खनन करता, उत्खनन करता जो है पहले कौन था गुजरात का? लोथल का SR राव। SR को उल्टा कर दो, क्या होता है दोस्तों? RS बिष्ट। बिष्ट ब्राह्मण होता है जो उत्तराखंड और उत्तरी क्षेत्र में जो होते हैं, उन्होंने RS बिष्ट ने इनका जो है उत्खनन किया था। आगे चले दोस्तों कि यहाँ से जो सामग्री मिली है वो क्या है? प्रमुख पूरा सामग्री, ये याद रखने योग्य है, प्रश्न पूछने लायक है छठे पूरा स्थल की। वो है सबसे सुनियोजित नगर भारत में। जैसे आपको ये कहते कि सर आप पहले तो भी तो बता रहे थे मोहनजोदड़ो भी तो सुनियोजित नगर था, बिल्कुल था, लेकिन एकदम नाप तोल से व्यवस्थित ना डिजाइन के द्वारा जो बसा हुआ स्थल था वो धोलावीरा है। और बड़े आकार में जो नगरी जो समीकरण लेके जो बसा हुआ था वो दोस्तों कौन सा आता है? मोहनजोदड़ो आता है। सुनियोजित पूर्णतः, ये केवल नगर के ही नहीं, हर एक क्रियाकलापों में ये सुनियोजित था और पूर्व नियोजित रूप से बसे हुए थे। आगे आता है इस यहाँ ये जो धोलावीरा है इसके आसपास कोई नदी नहीं है। प्रश्न ये भी आ सकता है कौन सा पूरा स्थल नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो ये नदी के किनारे नहीं होकर ये कहाँ पर है? रेगिस्तान के पेट में बसा हुआ है। आगे चलें, यहाँ से जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है दोस्तों। क्या 16 जलाशय? कैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है वृष्टि छाया प्रदेश हैं। जब हम गुजरात का जो ये प्रदेश है, इस गुजरात के प्रदेश में जब मानसून बनता है अरब सागर से तो तुरंत ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद जो ये वाला प्रदेश है यहाँ पर बारिश कम करके ये जो मानसून आगे बढ़ जाता है, हिमालय से टकराकर पुनः इस स्थिति में लौटते हैं, तब बारिश होती है।
ये जो क्रम है इनका आगे बढ़ने का, इस क्रम में यहाँ पर बारिश बहुत देर से होती है या कम होती है। लेकिन यहाँ से अब समुद्र के से भी दूर है तो यहाँ का जल स्तर भी बहुत नीचा है, खारा पानी का क्षेत्र है। लेकिन मीठे पानी का जो स्रोत अब चाहिए तो बारिश जो वर्षा का जल है वही है। अब उस वर्षा के जल को संचित करने के लिए आपको पता है कि अपने पश्चिमी राजस्थान की ओर, ये राजस्थान का जो आपका बीकानेर, ये आपका क्या नाम जैसलमेर और आपका ये जो बाड़मेर प्रदेश है, इस क्षेत्र में क्या मिलता है आपको, जल के टांके। क्या मिलता है दोस्तों, टांके। टांके क्या होता है कि वर्षा के जल को संचित करने के लिए कुंड छोटे छोटे जिनको ढका भी जाता है, वर्षा का जल उसमें सुरक्षित रह जाता है। ऐसे जल के टांके आज से 5000 साल पहले बनाने की कला किनको पता थी दोस्तों, धोलावीरा के लोगों को पता थी और उन्होंने ऐसे जल के टांके बनाए थे। और वो भी कितने टांके थे दोस्तों, 16 जलाशय। अब वो जलाशय किस काम आते थे दोस्तों, जैसे ये बिल्कुल पक्की ईंटों से ये जलाशय प्राप्त कर बना लिया और वहां से बारिश का जल इकट्ठा हो गया और इस जल को जो है दोस्तों ढका तो नहीं जाता था, लेकिन यहाँ इस जल का 2 प्रकार से उपयोग करते थे। एक तो सिंचाई और दूसरा जो है इसे काम आता था दोस्तों पेयजल के लिए। सिंचाई और पेयजल के प्रयोग में लाए जाने वाले ये जो है टांके आधुनिक रूप से पश्चिमी राजस्थान के टांके कहलाते हैं और उस समय जो है इनके जल प्रबंधन के लिए कुंड बने हुए थे। ऐसा ही कुंड जैसे आपको बृहत स्नानागार में मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, ऐसे यहाँ पर कितने मिले दोस्तों, 16 जलाशय मिल गए। तो प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ थी। तो उत्तम जल प्रबंधन या नियोजित जल प्रणाली जो कहाँ थी दोस्तों, वो आती है धोलावीरा में। आगे चले, सीढ़ीदार स्टेडियम। सीढ़ीदार स्टेडियम से जो बात क्लियर हो जाती है वो क्या होती है कि ये लोग, स्टेडियम का मतलब है कि क्या होगा, खेल। इसका मतलब कि ये किसके शौकीन थे, मनोरंजन के भी शौकीन थे। श्रृंगार के शौकीन थे तो कहां से आएगा, चनहूदड़ों से आएगा। चनहूदड़ों कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। चनहूदड़ों से आपको श्रृंगार की सामग्री मिलती है जो श्रृंगारिक शौक आता है। और खेल की जब बात आती है मनोरंजन के लिए तो वो कौन सा स्थल आता है दोस्तों, ये धोलावीरा आता है जहां से स्टेडियम है। सीढ़ीदार, आज आप बड़े बड़े स्टेडियम में देखते हैं क्रिकेट के लिए जो बड़े मैच होते हैं जो आपके फुटबॉल के, वहां पर जनता के बैठने के लिए सीढ़ीदार व्यवस्था बनाई गई थी। आज से 5000 साल पहले ये लोग उस तरह की व्यवस्था बनाने में काबिल थे और ऐसा प्रमाण हमें कहां से मिलता है, एकमात्र धोलावीरा से प्राप्त होता है। आगे चले दोस्तों कि यहाँ स्टेडियम में मान लो कि कोई खेल खेल रहा है, उसका स्कोरिंग बोर्ड आज तो आप डिजिटल बोर्ड पे देख लेते हो, टीवी पर देख लेते हो, स्कोरिंग यहाँ पर जो है कोई जो टीटी है, रेफरी है, वो लिख लेता है। लेकिन उन्होंने भी अपने मैच का जो निर्णय है, जो यथास्थिति है, उसको लिखने के लिए इन्होंने नोटिस बोर्ड का प्रयोग किया है। नोटिस बोर्ड प्राप्त होता है धोलावीरा से और वहां से कितने अक्षर प्राप्त होते हैं दोस्तों, 10 लिपि के बड़े अक्षर प्राप्त होते हैं। और इनकी लिखावट कैसी थी, आपके सामने चित्र में दर्शाई गई है दोस्तों कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं लेखन कला के भी जानकार हैं। लेकिन ये जो लिपि है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों, ये चित्राक्षर, चित्र के द्वारा अक्षर दर्शाए गए हैं। इसमें आपको देख रहे हैं, देखो हथौड़ा, व्हील, ऐसे जो चित्र बताए गए हैं, इसलिए इस लिपि को कौन सी बोलते हैं, चित्राक्षर लिपि बोलते हैं। इस लिपि के बारे में आगे डिटेल से हम चर्चा करेंगे जो कि प्रमाणिक रूप से बताए गए। धोलावीरा से इस सिंधु लिपि में क्या कितने अक्षर थे, 10 अक्षर थे। ये 10 अक्षर इसी प्रकार के नोटिस बोर्ड पर लिखे हुए थे कि जो कि शायद किसी मैच का निर्णय कर रहे हैं। आगे चले दोस्तों कि इस धोलावीरा से और क्या प्राप्त हुआ है। ये धोलावीरा जो है हमें पूरा सामग्री के द्वारा ये भी बताता है कि इस समय नहरों का प्रचलन भी हो गया था। उत्तम जल प्रबंधन के लिए जैसे 16 टांके बताए गए, जल कुंड बताए गए हैं, तो उस 16 टांकों से जो पानी इकट्ठा होता था वो पानी 2 काम में आता है, एक तो सिंचाई और पेयजल। तो सिंचाई कैसे होती थी, यहाँ से क्या लेकर बाल्टी भर भर के थोड़ी ले जाते या इंजन के द्वारा थोड़ी ले जाते थे, किसके द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था, नहरों के द्वारा। तो नहरों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में 2 जगह से प्राप्त होता है दोस्तों। एक तो आपका धोलावीरा जो गुजरात है और दूसरा जो आपको आता है दोस्तों अफगानिस्तान में जो शोरतगुई और मुंडीगाग जो स्थान थे वहां से भी नहरों के प्रमाण मिलते हैं।
तो ये दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार से कि एक ही चीज दो स्थानों से भी मिल सकती है या अन्य स्थानों से भी मिल सकती है या किसी पुरास्थल की एक मुख्य विशेषता हो सकती है। आगे प्रश्न की श्रृंखला भी लेके आएंगे, एक एक प्रश्न को अपन क्लियर करते चलेंगे कि सर आप कह रहे थे कि जो अग्नि वेदिकाएं मिली है तो कालीबंगा से भी है तो लोथल से भी है, बिल्कुल होगी। ऐसे ही चीजें मिलती जुलती भी बताऊंगा और स्पेशल चीजें जो होगी वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में। आगे हम चलते हैं कि 6 महत्वपूर्ण पुरास्थलों की जब बात हो गई है, उसके बाद जो अन्य पुरास्थल आते हैं जहां पर उनकी विशेषता लिए हुए हैं कि कौन कौन स्थल हैं जहां पर उसकी खास विशेषता मिलती है देखने को, वो दोस्तों मैं हड़प्पा कालीन जो पुरास्थल हैं उनके बारे में लेके आ रहा हूं एक एक करके। उसमें जैसे अभी बात करी थी, पहला है बनवाली। बनवाली जो स्थान है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। यहाँ पर स्थान लिखा हुआ है, हिसार जिले में हरियाणा में स्थान मिला है और इसका जो खोज है उत्खनन हुई है 1973-74। उत्खनन करता कौन है दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट, जो आपको मैं कह रहा था क्या, RS बिष्ट, जो कि किसका उत्खनन करता है, अभी इससे पहले ही आया है धोलावीरा का। ठीक है, आगे चले दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वो नदी कौन सी है? सरस्वती। जो प्राचीन सरस्वती मुख्य नदी थी सिंधु सरस्वती, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु सरस्वती की सभ्यता। आगे चले, क्या मिला है यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बनवाली से अभी मैंने बताया था क्या, एक तो मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल, इसका मतलब ये लोग खेती में जुताई किससे करते थे? हल से करते। यही आपसे पूछ ले हल का नमूना कहां से प्राप्त हुआ? तो बनवाली से प्राप्त, जो कि खिलौने के रूप में है। आगे यहां से उत्तम क्वालिटी का जौ और एक और इसे जौ से मिलता जुलता स्थान सामग्री आएगी, वो क्या है? गेहूं। गेहूं और जौ का उत्तम क्वालिटी का प्रमाण कहां से मिलता है? तो बनवाली से। और उत्तम क्वालिटी के चावल कहां से मिले हैं? तो लोथल से। ठीक, आगे सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साथ, मतलब ये लोग आवागमन के लिए यातायात के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि बैल कई जगह से कई धातुओं के बने हुए मिलते हैं। चित्रों में भी बैल काम में लाया गया, लेकिन यहां से जो है बैलगाड़ी जब निकलती है तो उसके पहिए के निशान दिखाई देते हैं। दोस्तों एक प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था क्या, कि ऐसा कौन सा पशु है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाया तो जाता है लेकिन उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं? वो दोस्तों पाया जाता था, उपयोग में लाया जाता था, पालतू था, लेकिन प्रमाण कहीं किसी का नहीं मिलता है। तो उसका प्रश्न का जवाब है दोस्तों गाय। गाय का चित्र या आपको कहीं पर भी खिलौना मोहर कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इससे संबंधित तो गाय है, तो गाय से बैल बनाई है या बैल से बैल होगी तो गाय होगा, अन्योन्याश्रित है। इसी कारण बैल का बहुत आए तो हमें क्या मिलता है? इसके खिलौने मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, चित्र मिलते हैं, मोहर मिलती हैं। इसका मतलब है कि बैल था तो क्या होगी? गाय भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, जिसे नहीं जानते थे? क्या गाय को नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन किससे परिचित नहीं थे? तो उस ऑप्शन में आएगा दोस्तों घोड़ा। घोड़ा इस काल में प्रचलित नहीं था, लेकिन इसके बाद में जो है गुजरात से मिला है। और वो स्थल कौन सा है आगे आ रहा है दोस्तों, मैं बताऊंगा, एक बार पुनः बताऊंगा। और वो कौन सा है दोस्तों? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा ऐसा स्थान है जहां से घोड़े के जबड़ा मिला है, कंगाल मिला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामान्य समय है कितना? 2300 से हम मान रहे 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, जबकि सामान्य रूप से 2350 से 1750 ईसा पूर्व का है। तो इस समय के अंतराल में घोड़ा प्रचलन में नहीं था। हो सके इसके बाद 1750 से बाद में 1500, 1400, 1300 ईस्वी में ईसा पूर्व में आ गया हो। आगे चले दोस्तों कि ये बात हुई है अपनी कौन सी स्थान की? बनवाली की। आगे चले राखीगढ़ी। ये भी कहाँ का है दोस्तों? हरियाणा का स्थल है। हिसार हरियाणा का स्थल है। कब खोज और उत्खनन हुआ? 1969 में हुआ, मतलब कि ये बनवाली से पहले हो गया था। और राखीगढ़ी जो करने वाला है, उत्खनन करने वाले कौन है? सूरजभान। अब बहुत सारे उत्खननकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा। जो छोटे छोटे स्थल हैं उनको सामान्य रूप से याद ना भी हो, लेकिन आपको चलेगा। लेकिन मुख्य सामग्री क्या मिली है उसे जरूर याद रखना। अब यहाँ पर जो है राखीगढ़ी कहाँ बसी हुई थी? गग्गर नदी, जो कि सरस्वती की सहायक नदी है।
यहाँ से क्या मिलते हैं? ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण का मतलब तलवार, भाला, ऐसा उपकरण नहीं। यहाँ पर वो है कुल्हाड़ी है, चाकू है, छुरा है, बसूला है, जो कि दैनिक दिनचर्या में काम आने वाला। एक हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं। मुद्रा का मतलब मोहर, सिलटप्पा जो है लिपि मिलती है। लिपि का प्रमाण युक्त मोहरें जो कहाँ से मिली है दोस्तों? राखी गढ़ी से मिलते हैं। अगला स्थल लेते हैं दोस्तों, कौन सा? रोपड़, पंजाब में, जो उसी के जो हरियाणा के बगल में पंजाब है। पंजाब का एक प्रश्न बहुतायत पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछ सकते हैं आपसे। क्या प्रमाण है दोस्तों? पहले स्थिति पूछ लेते हैं कि ये रूपनगर पंजाब है, और उत्खनन जो हुए हैं 50 में तो जानकारी हुई है, और 53-55 में इसका उत्खनन नहीं हुआ। और उत्खनन करने वाले दो विद्वान हैं, एक तो बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा, YD शर्मा है। इन्होंने जब उत्खनन किया, जो कि ये सतलज नदी जो किसकी सहायक नदी है? सतलज जो है दोस्तों सिंध की सहायक नदी है। इसके किनारे जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से प्रश्न आ रहा है, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का प्रमाण भी एक ही बात है, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने वाले को एक ही बात। लेकिन मैंने जो पहले वाली लाइन बोली है दोस्तों, वो संभव नहीं है। क्या कुत्ते के साथ आदमी को कभी दफनाया जाता है? प्रश्न कई बार बना हुआ है उल्टा सीधा, कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का प्रमाण, कि कुत्ता पहले मरा कि आदमी पहले मरा। तो यहाँ पर बात सोचनी है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलता है? तो रोपड़, पंजाब से है। इसी तरह आगे चलें, और यहां से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। मैंने कहा था ना, ताम्र औजार, जो कि कुल्हाड़ी, बसूले, ऐसे जो चाकू छुरी जो काम आते हैं, तांबे की बनी हुई साबुत कुल्हाड़ियां जो हमें रोपड़, पंजाब से मिलती है। आगे चले दोस्तों, आगे का पूरा स्थल वो कौन सा है? वो है दोस्तों कोट दीजी, पाकिस्तान में है। कोट दीजी की सभ्यता जो ताम्र पाषाणी की सभ्यता से उभर कर सिंधु घाटी भी रही है, वो स्थान कौन सा है दोस्तों? सिंध के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत वाला स्थान है। 1935 में इसकी खोज और उत्खनन हुई थी। करने वाला कौन था? एक तो गूरिये महोदय हैं, और दूसरा जो है हफस अहमद खान थे। इन्होंने 2 बार उत्खनन किया है। सिंधु नदी पर, मुख्य सिंधु नदी पर बसा हुआ है। मुख्य सिंधु पर अभी मैंने कहा था मोहनजोदड़ो और आपका चंदोदड़ो भी है, तो कोटदीजी भी मुख्य सिंधु नदी पर बसा हुआ है। आगे चले हैं तो क्या प्रमाण खास मिला है यहाँ से? किलेबंदी के साक्ष्य नहीं। किलेबंदी का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये नगर बसा हुआ है, तो या किला बना हुआ है, तो इस प्रकार की सुरक्षा दीवार नहीं। एक दूसरा, क्योंकि सिंधु परिपक्व जो हुई थी सभ्यता, इससे पहले की बात, इससे पहले की जो ताम्रपाषाणी सभ्यता वो कोटदीजी भी थी। इस कारण यहाँ पर जो मकान और चूल्हे जो बने हुए किसके बने हुए हैं? कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कच्ची ईंटें मैंने बताया था धूप में सुखाने के बाद, न कि आग में तपाने के बाद। आग में तपा दिया जाता है तो कौन सी बन जाती? पक्की ईंटें। और अगर जो धूप में सुखाई गई है तो कौन सी हैं? कच्ची ईंटें से बनी थी। इसका मतलब इसी के बाद में परिपक्व सिंधु सभ्यता विकसित हुई। मान लो इसका समय 4000, 3500, 3000 साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कितना? 2500। इसका मतलब 500 सालों में ये लोग ईंट पकाकर व्यवस्थित नगर बसाना सीख गए थे। आगे चले दोस्तों, कोटदीजी के बाद जो स्थल लिया है सुरकोटड़ा, अभी मैंने पहले ही नाम लिया था। सुरकोटड़ा गुजरात में है, और यहाँ से जो है जो सिंधु सभ्यता के लोग पतन की ओर चले गए, वहां पर भी लोग बसे हुए थे। उनके बाद के लोगों ने घोड़े की जानकारी कर ली थी। स्थिति बता देता हूँ पहले कि ये कहाँ पर स्थित है। ये कच्छ के गुजरात में है, जहाँ पर आपका धोलावीरा लगभग स्थित है। वहां पर 1964 में JP जोशी, जगतपति जोशी ने इस सुरकोटड़ा का उत्खनन किया। तो सिंधु सभ्यता जैसे मान लो कि 1750 तक रही है, लेकिन इसका जो प्रमाण हमें मिला है वो 1600-1500 के आसपास का है, जहाँ पर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का मिलन वाला समय है। यहाँ से जो है जो सरस्वती नदी बहती थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो पुराने अवशेष मिला है वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है दोस्तों? वो है घोड़े की हड्डियां। घोड़े का अवशेष एकमात्र कहां से मिला है? तो सुरकोटड़ा से। एक और यहां से एक और मिला है कलश शवादान, जो कि हमें कालीबंगा से भी मिलता है और यहाँ सुरकोटड़ा से भी मिलता है। आगे चले, तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा जो है वो लोथल से भी मिलता है और यहाँ से भी मिलता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो आपका सुरकोटड़ा है वहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम है वो कौन सा है, घोड़े की हड्डियों वाला स्थान है। आगे चले दोस्तों, सुरकोटड़ा के बाद क्या स्थिति आती है, तो उसमें आता है कौन सा स्थल, जो कि सुतका कोह और मांडा। पहले सुतका कोह की बात कर लें। सुतका गेंडोर अलग है, सुतका कोह अलग है। सुतका कोह की जब बात करूं मैं, तो ये बलूचिस्तान में पेरिन कहलाता, और यहाँ पर शादीकोर नदी के किनारे 1962 में जो है जॉर्ज डेल्स ने सुतका कोह का उत्खनन किया बलूचिस्तान में, और वहां पर जो है हमें क्या पूरा सामग्री मिली है, 2 टीले व बर्तन के मृदभांड मिले हैं। बर्तन के मृदभांड, बर्तनों जो कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे, जो कि खाना बनाने, पकाने, परोसने के जो बर्तन होते थे, उनके ठीकरे मृदभांड कहलाते हैं, वो प्राप्त हुए। इसी तरह चलो मांडा। मांडा पहले भी बता चुके थे, भारत में उत्तरी क्षेत्र सबसे पहला स्थल उत्तरी का जो कि जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है। क्षेत्र की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी, चिनाब नदी के किनारे, और 1982 में उत्खनन करने वाले कौन थे, जेपी जोशी। यहां से क्या मिले, तो दोस्तों यहाँ पर पुरानी सभ्यता के जो नवपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल था, उनके औजार मिले हैं। कौन कौन सा, चर्ट जो होता है वो पत्थर का नमूना है, जो कि पत्थर को ठोकने के बाद जो करांचे निकलती हैं वो पतली पतली करांचे, चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बाणाग। हड्डी का प्रमाण भी मैंने बताया था कौन से काल में मिला है, नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो यहाँ पर हड्डी के बाणाग्र, बाणाग्र का मतलब है कि हड्डी का जो घिसकर, हड्डी के घिसकर वो लकड़ी के आगे जो बाणाग्र बना देते हैं, जो तिकोना होता है, जो आगे तीर या बाण के रूप में प्रयोग में लाता है, ऐसा अग्रभाग बाणाग्र कहलाता है। आगे आते हैं मोहरे भी मिली है। कौन सा स्थान है, मांडा, जो भारत का स्थल है, उत्तरी भारत का जो स्थल कहलाता है। आगे चले दोस्तों, आलमगीरपुर, मांडा, आलमगीरपुर, ये दोनों स्थल मैंने बताए थे कब, जब मैंने आपको देशी विस्तार बताया था। उत्तर भारत का सबसे स्थान कौन सा, मांडा। तो दक्षिण में कौन सा था, दायमाबाद। तो पूर्व में चलें तो पूर्व में तो यूपी में मेरठ के पास जो स्थान था, वो स्थान कौन सा है दोस्तों, आलमगीरपुर। वह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और वहां पर कौन सा सामग्री मिली है, उत्तर प्रदेश मेरठ में, जो दिल्ली के निकट स्थान है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। 1958 में इसकी खोज और उत्खनन का काम किया है वाईडी शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा ने। कौन सा स्थान है दोस्तों, आलमगीरपुर। और यहां से जो सामग्री मिली है वो क्या है, मृदबाण बर्तनों पर मरी गिलहरी के चित्रकारी। प्रश्न पूछा गया, गिलहरी का चित्र कहां से प्राप्त होता है, तो आलमगीरपुर। और वो कौन सी, चपटी। सड़क पर आप देखते हैं साइकिल या कार मोटरसाइकिल के नीचे आ जाती है और चिपटी हुई जो जैसे गिलहरी दिखाई जाती है, ऐसी मृदभांड पर चित्र बनाया हुआ कि जो है गिलहरी को, तालेडी को मार के बना दिया गया। ऐसा चित्र जो है कहां से मिला है दोस्तों, वो है आलमगीरपुर, जो कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। आगे चले दोस्तों, नवीनतम पुरास्थल। पुरास्थलों की आज चर्चा समाप्त कर लेते हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी है, तो दोस्तों धीरे धीरे मैं क्लास का टाइम बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि आपकी पहले रुचि क्रिएट की गई, बनाई गई कि आप इतिहास को समझना और उसमें रुचि लेना प्रारंभ कर दें। फिर धीरे धीरे इस क्लास का समय बढ़ाकर इसके अधिक गहराई पर जाने का भी हम प्रयास करेंगे। दोस्तों पुरास्थलों में जो हम बात करते हैं कि देश आज़ादी के बाद जो पहला स्थल तो खोजा गया है वो है आपका कालीबंगा 1953 में, लेकिन उसके बाद ये क्रम रुका नहीं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो नवीनतम स्थल जो खोज लिए गए हैं कौन कौन से, उसमें जो अगर प्रश्न पूछे जाए तो राजस्थान का भी आता है, और वो राजस्थान का कौन सा आता है वो देखते सारणी में। नवीनतम स्थल नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं दोस्तों, कि 2000 के बाद 2008 में जो खोजा गया स्थल था वो कौन सा है दोस्तों, 2008 में जो खोजा गया स्थल आता है वो दोस्तों आता है मेरठ, क्योंकि यहाँ से आलमगीर भी मिला है। आलमगीर के पास में मेरठ को भी खोदा गया था, तो वो हुलास स्थान जो है ये प्राप्त हुआ। हुलास कहाँ है, तो मेरठ यूपी में है। ठीक है, आगे चलें 2015 में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र की खुदाई की गई थी, वो स्थान है दोस्तों बिजनौर। बिजनौर यूपी में भी है,
लेकिन वो स्थान नहीं है। ये स्थान जो है बिजनौर जो है वो उदयपुर के पास वाला स्थान है बिजनौर। आगे चलें इससे ऊपर 16 में 2016 में, तो 2016 में गुजरात का जो स्थल खोजा गया है, जिनकी जानकारी प्राप्त की गई है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? बोताड़। बोताड़ जो कि अहमदाबाद जिले में है। आगे चलें 2016 में ही गुजरात का दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया है दोस्तों? वो है बेजलका। ये स्थान भी 2016 में भारत सरकार के द्वारा खोजा गया है। भारत सरकार खुदाई नहीं करती। भारत सरकार में जो पुरातात्विक विभाग है उसे ASI कहते हैं। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ASI के टीम के द्वारा इसका उत्खनन और सर्वेक्षण किया जाता है। इन्हीं के द्वारा जो फाइंडिंग है वो संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती हैं। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसने की थी? तो उसका 1961 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और उसके बाद जो पुरातत्व के निर्देशक जो 1904 में जो बना था वो कौन था दोस्तों? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले भारत में खुदाई का काम करवाया था जब देश आजाद नहीं हुआ था। तो वही आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका शॉर्ट नेम है ASI। ये उत्खनन करती है दोस्तों। इसी प्रकार चले 2017 में लेटेस्ट 2017 में राजस्थान और हरियाणा में जो खुदाई की गई थी वो आता है राजस्थान का। ये स्थल पूछा गया है कि राजस्थान में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो बालाथल। ये भी उदयपुर के पास है, ठीक है ना। धूलकोट के पास जो आपका धूलकोट की सभ्यता है उस धूलकोट के साथ ही बालाथल, जो कि इससे पहले आपको बताया था कि आपका उदयपुर के पास जो ताम्र पाषाणिक स्थल हैं जिसे आप धूलकोट की सभ्यता बोलते हैं। धूलकोट ये जो स्थान है ये भी उदयपुर के पास है और बालाथल भी कहाँ पे है? उदयपुर। लेकिन इनमें पुराना कौन सा है? तो धूलकोट, जो कि 4000 साल पुराना है और ये 2500 साल पुराना। इसके बाद में ये बचा हुआ बालाथल है। आगे चले 2017 में गुजरात के कौन कौन से स्थान है? हरियाणा में जो स्थान खोजा गया था वो कुणाल है। और कुणाल से यहाँ पर जो क्या मिले हैं? चांदी की कुल्हाड़ियां और मुकुट, ठीक है ना, वो भी यहाँ से कुणाल से प्राप्त होने। और 2017 में जो लेटेस्ट हरियाणा का जो स्थल खोजा गया वो कौन सा है? समचाना। ये भी हरियाणा का खोजा गया नवीनतम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने शुरू से लेकर जो कि देश आजाद होने से पहले जो है जॉन मार्शल ने सबसे पहले उत्खनन कराया था 1921 में हड़प्पा का, वहां से लेकर 2017 तक के जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल खोजे गए थे उनके बारे में अपन ने क्रमशः चर्चा करी। 6 प्रमुख पुरास्थल जो थे हमने विस्तार से चर्चा करी। वहां से जो प्राप्त जो हमें पुरातात्विक सामग्रियां मिली है या संरचना मिली है उन विशेषताओं के आधार पर हमने पढ़ा है। दोस्तों ये जो आज की क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो मैंने फाइंडिंग्स या पुरास्थल बताए हैं वहाँ से एन के प्रकार प्रश्न अवश्य बनता है। दोस्तों एक बार नहीं कई बार देखें, देखने से सुनने से आपको याद होगा और आपका जो शिक्षण है अधिगम है वो काफी गहराई से हो जाएगा। बार बार देखने से ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज की मैं क्लास का विराम करता हूँ। कल मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को लेकर आऊंगा, उनकी अन्य जानकारियों को लेकर आऊंगा। तब तक अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।